यह कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है। नवीन, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, यानी कि वह भूत प्रेत आत्माओं के बारे में अध्ययन कर रहा है और वह इसी विषय में आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता है। इसके लिए उसे मालूम पड़ता है कि रामगढ़ के पास एक बंगला है जिसे शाहों का बंगला कहा जाता है। कहते हैं वह बंगला 100 साल से खाली पड़ा है। 10 जून 1912 में वहां पर एक ही परिवार के 8 लोगों का कत्ल हो गया था और तब से वह बंगला हॉन्टेड है। आज जब उस बंगले की कीमत आसमान छू रही है, तब कोई भी उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोगों ने उसे खरीदने की हिम्मत दिखाई तो उन्हें ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा कि कोई उसमें एक रात भी चैन से रह न सका। 10 जून 2012 को उस कत्लेआम को हुए पूरे 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और नवीन ने खास करके यही दिन चुना है। वह 100 साल के बाद उसी रात उस बंगले में गुजारा चाहता है और देखना चाहता है कि क्या सच में वहां पर भूतों आत्माओं का डेरा है या फिर यह सब एक अफवाह है। वहां पर कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट रात बिता जा चुके हैं। एक रात में उस घर में सिर्फ 8 लोगों को रहने की अनुमति है। ऊपर की मंजिल पर 2 कमरे हैं जिसमें 4 लोग रुक सकते हैं और नीचे यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर 2 कमरे बने हुए हैं। दोनों कमरों से लगा हुआ है छोटा सा ड्राइंग रूम है और वहीं पर सामने एक छोटा सा बगीचा रहा होगा जो अब बिल्कुल उजाड़ पड़ा है। घर में पीछे की तरफ एक छोटा सा किचन गार्डन भी रहा होगा। वहीं से लगा हुआ एक बेहद खूबसूरत सा किचन भी है। उसके आज भी थोड़ा बहुत खाने का सामान जैसे दूध, ब्रेड, यह सब रखा जाता है जिससे वहां रहने वाले लोगों को सहूलियत हो सके। किचन के बाहर दाएं तरफ नीचे उतरने की सीढ़ियां हैं। वह नीचे तहखाने की तरफ जाती है। दरवाजे पर ताला लगाकर रखा गया है। किसी को भी नीचे जाने की अनुमति नहीं है। तहखाने में आज तक उस परिवार के सहेजे हुए काफी सामान रखे हुए हैं। सबसे ऊपर बनी है छोटी सी दुछत्ती जिसे एटिक भी कहते हैं, लेकिन उसमें आराम से 2 लोग बैठ सकते हैं। 100 वर्षों से खाली पड़ा यह घर ऐसा लगता है मानो अभी अभी यहां की सफाई की गई हो। बंगले के बाहर तो उजाड़ है, लेकिन बंगले के अंदर उसकी सजा में कोई कमी नहीं है। वहां पर एक माली भी नियुक्त किया गया है। इस बंगले में एक रात के रुकने का किराया 1000 है। नवीन ने यहां रुकने के लिए जो रात चुनी थी वह खास रात थी। उस हादसे को हुए पूरे 100 वर्ष हो रहे थे, इसीलिए किराया बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया था। नवीन के साथ वहां पर 8 और लोग थे जो वहां रुकने के लिए आए थे और यह सारे के सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। उन लोगों को भूतों प्रेतों की पढ़ाई करने में, उनकी जानकारी लेने में बहुत रुचि थी। मेज बंगले के बारे में खास बात यह है कि 10 जून 1912 में जब यहां पर हत्याकांड हुआ था, जब एक ही परिवार के 8 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी, तब कातिल कौन था यह एक राज था। इस घटना को 110 वर्ष बीत चुके हैं। जो भी कातिल होगा वह मर चुका होगा। शाहों के बंगले में जाने से पहले नवीन ने काफी जांच पड़ताल की थी। उसने वहां पर रह चुके लोगों से बातचीत की थी, उनसे साक्षात्कार किए थे। ज्यादातर लोगों ने उसे बताया था कि जब वे उस घर के अंदर गए थे तब उन्हें वहां पर बहुत ही हुसियत लगी थी। हर तरफ सब कुछ चमकता हुआ साफ सुथरा होने के बाद भी वहां पर एक ऐसी उदासी छाई थी जो उनके मन पर भी छाने लगी थी, जैसे जीने की चाह खत्म होने लगी हो। उनमें से कई लोग तो वहां 1 घंटे ही रुक गए थे और वापस आ गए थे, लेकिन कुछ बहादुर लोगों ने वहां पर पूरी रात गुजारी थी। ज्यादातर लोगों को वहां पैरानॉर्मल एक्टिविटी के उपकरण में कोई हलचल नहीं लगी, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों ने काफी कुछ महसूस किया। उन्हें कुछ दृश्य भी दिखाई दिए, आवाज सुनाई दी और हलचल महसूस हुई। 9 जून 2012 नवीन पूरी तैयारी के साथ शाम के लगभग 7 बजे शाहों के बंगले पर पहुंच चुका था। बंगला बिल्कुल सुनसान वीरान जगह पर था, लेकिन उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि यह बंगला 100 साल पुराना है या फिर उससे भी ज्यादा। जब नवीन वहां पहुंचा तो वहां 3 लोग पहले से ही पहुंच चुके थे। वह तीनों भी उस रात वहां रुककर देखना चाहते थे कि शाहों के बंगले में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। माली ने सबके लिए वही किचन में चाय नाश्ते का इंतजाम कर दिया था। कईयों ने खाना बाहर से मंगा रखा था और नवीन अपने साथ अपना और अपने दोस्त सुमित का डिनर भी पैक करवा कर गया था। थोड़ी देर में सबकी आपस में दोस्ती हो गई। 7 लोग तो वहां पहुंच चुके थे, पर 8वां जिसका नाम सुमित था वह अभी तक नहीं आया था। सब उसी का इंतजार कर रहे थे और अपने अपने कमरों में सामान रख रहे थे। साथ ही पैरानॉर्मल उपकरणों को ठीक से अलग अलग जगह पर लगा रहे थे, जिससे घर में कहीं भी कोई हलचल हो तो उन्हें मालूम पड़ जाए। नवीन और सुमित की जोड़ी मिलकर बहुत बढ़िया काम करते थे। जहां नवीन अपने दिल की आवाज को सुनता था,
वह हर चीज को दिल से महसूस करने लगता था, इमोशनल हो जाता था। वही सुमित हर चीज में तथ्यों का प्रयोग करता था। उसकी इन्वेस्टिगेशन की तकनीक बहुत अच्छी थी। उसके पैरानॉर्मल उपकरण बहुत आधुनिक थे और वह खुद भी उनमें काफी बदलाव करके उन्हें हाईटेक बनाकर रखता था। सुमित पहले भी नवीन के साथ कई पैरानॉर्मल प्रयोगों में साथ काम कर चुका था। नवीन सुमित का इंतजार कर रहा था, पर सुमित का फोन आउट ऑफ रीच दे रहा था। सबको थोड़ी थोड़ी चिंता हो रही थी कि आखिर बिना बताया सुमित कैसे शाहों के बंगले पर नहीं पहुंचा। सब उससे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुमित का कहीं अता पता नहीं था। सुमित ने कोई 3 घंटे पहले ही इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें वह बाइक पर सुनसान सड़क पर बैठा है और पीछे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। नवीन तुरंत माली को बुलाता है और वह तस्वीर उसे दिखाता है। माली बताता है यह तस्वीर यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर एक जगह की है, जिसका नाम सनेही घाट है। उसके पास एक छोटी सी नदी गुजरती है, जिससे वहां का नज़ारा बहुत सुंदर है। सबको चिंता हो जाती है कि अगर सुमित यहाँ से सिर्फ 5-6 किलोमीटर दूर था, तो फिर अभी तक वो यहाँ कैसे नहीं पहुंचा। रात के 10:30 बज चुके थे। सब सुमित की खोज में अपनी अपनी बाइक पर निकल जाते हैं। सुनसान सड़क पर कहीं भी सुमित का कोई अता पता नहीं था। उस जगह भी पहुंच जाते हैं जहां पर सुमित ने अपनी बाइक खड़ी करके तस्वीर खींची थी। आसपास छोटी छोटी दुकानें थीं, चाय की, पान की, लेकिन किसी ने भी सुमित को नहीं देखा था। तब सारे जाकर यह खबर पुलिस थाने में देते हैं। साथ ही उसकी तस्वीर भी वहां जमा कराते हैं। सबका जोश ठंडा होने लगा था। वह तो क्या सोचकर आए थे और उनके साथ क्या हो गया। बंगले पहुंचने पर माली उन्हें बताता है कि उनका दोस्त सुमित उनका इंतजार कर रहा है। सुमित बताता है कि वह ठीक समय पर शाहों के बंगले के लिए निकल पड़ा था, पर रास्ते में उसे इतना मनमोहक दृश्य मिला कि वह कुछ पल के लिए वहां ठहर गया। वहां पर इसने यानस्टो पिक्चर खींची, उसे इंस्टाग्राम पर डाली। तभी उसे किसी ने आवाज दी, भाई साहब, ओ भाई साहब। उसने पलट के देखा तो 2 आदमी उसकी तरफ चले आ रहे थे। एक ने जो साधारण पोशाक पहन रखी थी और दूसरे ने रेशमी। ऐसा मालूम पड़ता था कि वह ऊंचे ओहदे पर होगा। दोनों ने उससे कहा कि क्या वह उन्हें पास के शाह वाले बंगले तक छोड़ देगा। सुमित ने हामी भर दी। दोनों उसकी बाइक पर सवार हो गए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक जगह गाड़ी रोकने को कहा। वहां पर एक लोहार की दुकान थी। उन्हें वहां से कुछ खरीदना था। सुमित वहीं उनका इंतजार कर रहा था। तभी उसने सोचा कि क्यों न अपने उपकरणों की बैटरी की जांच कर ले, उसे रात में आराम मिलेगा। जैसे उसने बटन ऑन किया, वह तेजी से संकेत देने लगा कि पास में ही कोई आत्मा है। तब तक में वे तीनों आदमी लोहार की दुकान से एक बड़ी सी कुल्हाड़ी खरीदकर उसके पास आने लगे। जैसे जैसे वह दोनों पास आ रहे थे, पैरानॉर्मल उपकरण का संकेत देने और तीव्र होता जा रहा था। सुमित अब समझ चुका था कि वे आम आदमी नहीं है, यह जरूर कोई पिशाच है। इसलिए जल्दी से उसने बाइक स्टार्ट की और वहां से बिना पीछे पलटे तेजी से भागा। लेकिन वहां से आते समय ना जाने कैसे वह रास्ता भटक गया। उसकी पूरी गाड़ी में मिट्टी लगी थी। वह खुद भी बहुत घबराया और पसीने से तरबतर था। उसकी बातें सुनकर सब लोग बहुत घबरा गए। आज से ठीक 100 साल पहले 9 जून 1912 की वो रात, जब ऐसे ही 2 अज्ञात लोग इस घर में घुस आए थे और ऊपर दुछत्ती पर छुप कर बैठ गए थे। जब यह परिवार सो गया था, तब इस परिवार का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। इस बात का संज्ञान होते ही सबके पसीने छूटने लगे। क्या वह हादसा जो आज से ठीक 100 साल पहले घटा था, वह आज रात फिर से घटित होने वाला था? क्या वह दोनों पिशाच जिन्होंने कुल्हाड़ी खरीदी थी, वह उन लोगों की जान ले लेंगे? रात के 130 बजे सारे लड़के अपने अपने कमरे में पैरानॉर्मल उपकरण फिट करके चुपचाप बैठे थे। उन्हें अब इंतजार था कि कोई घटना किसी भी पल घट सकती है। हल्की सी भी आहट से सारे चौंक जाते हैं। लेकिन उमस भरी गर्मी से नवीन बहुत परेशान हो रहा था। उसने सोचा कि वह किचन में जाकर थोड़ा पानी पी ले। जब वह पानी पीकर निकला तो उसने देखा कि किचन की बगल में जो तहखाने का दरवाजा है वह खुला है, हल्के हल्के खटखट की आवाज कर रहा है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने शाम को ही देखा था कि इस दरवाजे पर एक ताला लगा था। उसने सोचा शायद माली ने किसी कारण से दरवाजा खोला हो। उत्सुकतावश वह उस दरवाजे को खोलकर नीचे चला जाता है। उसके हाथ में मोबाइल था। वह मोबाइल का टॉर्च जलाता है। तहखाने में हर तरफ सामान रखे हुए थे। शायद यह सामान उसी परिवार का था जो इस हत्याकांड में मारा गया था। कई बक्से थे, बच्चों के खिलौने, साइकिल, छोटी ट्राम गाड़ी, पुरानी अलमारियां, सोफे इत्यादि। उसने धीरे से एक अलमारी का पल्ला खोला तो देखा उसमें काफी पुराने कपड़े रखे थे। उसने जैसे ही एक कपड़े को छुआ, उसे पूरे बदन में सिहरन सी महसूस हुई।
उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ बदलाव आ गया है, जैसे अब वह वहां नहीं खड़ा जहां पहले खड़ा हुआ था। वह जगह बदल चुकी है। उसने हर तरफ देखा, उसे कोई बदलाव नहीं नजर आया। तहखाने के दरवाजे से रोशनी आ रही थी। वह ऊपर आया तो देखा सवेरा हो चुका था। हर तरफ रोशनी थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि वह तो सिर्फ 15 मिनट के लिए ही तहखाने में रुका था। इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई? उसने अपना मोबाइल देखा। मोबाइल पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। उसी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक थी। वह न समय दिखा रहा था न तारीख। उसका मोबाइल कई बार हैंग कर जाता है। उसने सोचा शायद हैंग कर गया हो। उसने अपना मोबाइल भी रीस्टार्ट किया, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आई, किसी छोटे बच्चे की। मम्मा मम्मा। बच्चा देखने में बिल्कुल अंग्रेज लग रहा था। उसके भूरे भूरे बाल थे, गुलाबी होंठ, और बहुत ही प्यारा बच्चा था। वह तेजी से इधर उधर भाग रहा था। तभी दूसरे कमरे से दो प्यारी बच्चियां निकलकर बाहर आई। दोनों ने हल्के गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना था और उनके बाल भी अपने भाई की तरह भूरे रंग के थे। वह तीनों बच्चे मस्त मग्न होकर खेल रहे थे। तभी उनका बड़ा भाई आया। वह लगभग देखने में 12 वर्ष का लग रहा था। वह बच्चा इन सबको समझा रहा था कि ज्यादा हल्ला नहीं करो, मम्मा सो रही है। नवीन इन सबको देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह बच्चे इस घर में कहां से आ गए। बच्चे इतने प्यारे थे कि उन्हें देखकर उसका मन ही नहीं भर रहा था। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। दोपहर के शायद 1 बजे होंगे। अंदर एक आदमी आता है। उसने रेशमी पजामा और कुर्ता पहन रखा था। देखने में वह कोई बड़े ओहदे वाला आदमी लगता था, लंबा चौड़ा और तगड़ा। उसने बच्चों से पूछा कि उनकी मम्मी कहाँ है। बच्चों ने कहा मम्मा सो रही हैं। तभी उसने छोटी बच्ची को गोद में उठा लिया और अपने पैरों पर बैठा लिया। नवीन को उसकी यह हरकत कुछ ठीक नहीं लगी। उसने जोर से कहना चाहा कि बच्ची को नीचे उतारो, लेकिन जैसे उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। नवीन कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके बाद 12 वर्ष का बच्चा मां को जगाने जाता है तो यह आदमी जिसने बच्ची को गोदी में बैठाया था वह गलत ढंग से उसके पैरों पर अपना हाथ फेरने लगता है। बच्ची उछलकर नीचे उतर जाती है और अपनी जीजी के पीछे जाकर छिप जाती है। बच्चे इस आदमी को देखकर सहमे हुए लग रहे थे। फिर वह कहता है, चलो बच्चों, अपनी कविता सुनाओ। अभी तुम लोग को चर्च में प्रोग्राम करने जाना है। अगर वहां गलती हो गई तो पापा बहुत डांटेंगे। बच्चे एक रटी रटाई कविता गाने लगते हैं। वे उसे देखकर इतना घबरा गए थे कि बीच बीच में कविता भूल जा रहे थे, जिसके लिए वह आदमी छोटी बच्ची को डांट देता है। तभी इन बच्चों की माँ वहां आ जाती है। माँ अंग्रेजी में बात कर रही थी। उस आदमी को मास्टर जी कहकर संबोधित करती है। वह आदमी कहता है, आपके बच्चों ने बहुत अच्छे से कविता याद कर ली है। चर्च में चलकर अब ये बच्चे प्रोग्राम दे सकते हैं। माँ ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और मास्टर जी के लिए शरबत लेने किचन में जाती है। वह उसी किचन में जाती है जहां कुछ देर पहले अभी नवीन ने पानी पिया था। नवीन उनके पीछे पीछे जाता है। वह बताना चाह रहा था कि वह आदमी ठीक नहीं है। यह उनकी छोटी बेटी को गलत नजरों से देख रहा था, लेकिन जैसे नवीन कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, जैसे वह लोग उसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन यह उन्हें देख भी पा रहा था और सुन भी रहा था। तभी बच्चों की माँ अचानक से किचन से बाहर निकलती है और जो नजारा वह देखती है वह देखकर आग बबूला हो जाती है। उस आदमी ने फिर से छोटी बच्ची को अपनी गोदी में उठा लिया था। उसके पैरों पर गलत तरीके से हाथ फेर रहा था। बच्चों की माँ अंग्रेजी में तेजी से चिल्ला के बोलती है कि तुरंत मेरी बच्ची को नीचे उतारो, और जाकर दरवाजा खोलती है। वह उस आदमी से कहती है कि फौरन इस घर से बाहर निकल जाए। उसके बारे में वह सबको बताएगी। उसने पहले भी ऐसा करने की हिम्मत की थी और उसके बारे में बहुत कुछ खराब उसने सुन रखा था, लेकिन तब उसने विश्वास नहीं किया था। आदमी यह सुनकर आग बबूला हो जाता है। उस औरत से कहता है कि उसने उसकी बेइज्जती की है, इसलिए उसे इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, और तेजी से बाहर चला जाता है। बच्चे की माँ दरवाजा बंद करती हैं और पसीने में बिल्कुल तरबतर बैठ जाती है। उस दिन भी काफी गर्म दिन था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज का दिन बहुत गर्म लग रहा था। तभी नवीन की निगाह दीवार पर जाती है। दीवार पर एक कैलेंडर टंगा था। जून का महीना था और नवीन बहुत ध्यान से उस कैलेंडर को देखने लगा। 1912 का कैलेंडर। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या वह सच में 100 साल पहले 9 जून 1912 को वह उसी घर में था जहां पर यह पूरा परिवार आधी रात को अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होगा? क्या वह कुछ कर सकता था? क्या वह इस परिवार की जान बचा सकता था? वह एक बार कोशिश जरूर करेगा, लेकिन सबसे बड़ी उसकी दिक्कत यह थी कि इस परिवार का कोई भी सदस्य ना उसे देख सकता था और ना सुन सकता था। फिर वह किस तरह से उसकी मदद करेगा? नवीन यह सब बैठे सोच रहा था।
तभी पूरा परिवार तैयार होकर बाहर ड्राइंग रूम में आ जाता है और दरवाजे पर घंटी बजती है। शायद बच्चों के पापा आ जाते हैं। उन्होंने काले रंग का सूट पहना था और बच्चों की मां ने बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनी थी। चारों बच्चे हंसते खिलखिलाते खूब तैयार थे। सबने बहुत खूबसूरत कपड़े पहने थे। लड़कों ने गले में वो बांधा था और लड़कियों ने खूब सुंदर से रिबन। नवीन का मन भर आता है कि वह बच्चों को कस के गले लगा ले और हमेशा के लिए सहेज के उनको अपने पास रख ले। वह बच्चों को कुछ भी नहीं होने देगा। तभी नवीन को आज यानी कि 9 जून की रात को घटित घटना याद आ जाती है, जब उसने अपनी रिसर्च में यह पढ़ा था कि किस तरह 2 गुमनाम आदमियों ने इस पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था और उनकी हत्या इस बुरी तरह से की गई थी कि लोगों को अंदर आकर उन्हें देखना तक मना था। नवीन का दिल दहल जाता है। क्या इतना प्यारा हंसता खेलता परिवार अपनी जान गंवा देगा? लेकिन उसने तो सुना था कि 8 सदस्य मारे गए थे, लेकिन यहां तो सिर्फ 6 सदस्य थे। वो 2 और कौन थे जिनका उस रात कत्ल हुआ था? वह 2 बच्चे ही थे, क्योंकि उसने पढ़ा था कि 2 वयस्क और 6 बच्चों का कत्ल हुआ था। तो फिर वह 2 बच्चे और कहां थे? तभी दरवाजे पर घंटी बजती है और 2 प्यारे प्यारे बच्चे दरवाजे के अंदर आते हैं। बच्चों की मां को वो आंटी आंटी कहकर संबोधित कर रहे थे। सारे शायद चर्च जा रहे थे, उनकी बातों से ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। बच्चों ने वहां पर कोई पोएम सुनानी है, किसी प्रोग्राम में वह हिस्सा लेने जा रहे हैं, शायद कोई चिल्ड्रन डे का प्रोग्राम है। सारे हंसते खेलते दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। अब यह पूरे 8 सदस्य थे। नवीन का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसने इनके बारे में बहुत अध्ययन किया था, लेकिन जब परिस्थिति इस तरह से सामने आती है तो वह समझ नहीं पा रहा था कि इन लोगों की मदद वह आखिर किस तरह से करें। वह भी दरवाजा खोलकर बाहर जाना चाहता है, लेकिन ना वह दरवाजा खोल पाता है, ना उस घर से बाहर जा पाता है। वह उसी कमरे में बंद रह जाता है। वह फिर से तहखाने की ओर तेजी से दौड़ता है। उसे लगता है कि शायद वह कुछ कर सके, फिर से 2012 में पहुंच जाएं, तब शायद अपने दोस्तों की मदद से उन्हें बचा पाए। वह फिर से वैसे ही अलमारियों की कपड़े छुएगा और शायद 2012 में पहुंच जाएगा, वहां से 100 साल आगे। वह तेजी से तहखाने में जाता है। उसे पूरी उम्मीद थी कि तहखाने में उसे कुछ न कुछ मदद जरूर मिलेगी, लेकिन उसे निराशा हाथ लगती है। तहखाने में ना ही कोई अलमारी थी, न कपड़ों से भरा बक्सा, न बच्चों के टूटे फूटे खिलौने रखे थे, और आधा तहखाना तो खाली पड़ा था। वह ऊपर आता है। शाम के 7 बज चुके थे, लेकिन अभी तक कोई भी घर लौट कर नहीं आया था। वह जोर जोर से मदद की गुहार लगाता है कि शायद कोई उसकी आवाज सुनकर मदद को आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। 7 या 8 बजे कुछ आहट होती है। उसे लगता है यह परिवार अंदर आने वाला है, लेकिन वह देखकर चौंक जाता है कि आहट दरवाजे पर नहीं हो रही, बल्कि बगल में लगी एक खिड़की के पास से आ रही है। वह जाकर झांकता है तो देखता है कि यह वही आदमी है जो दोपहर में आया था। वह अपने एक दोस्त के साथ वहां पर आया है। शाम ढल चुकी है। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है जिसे वह साफ देख रहा है। कुल्हाड़ी बिल्कुल नई और चमकदार है। वह खिड़की के पेच खोल रहे हैं और खिड़की के ग्रिल निकाल के अंदर दाखिल होते हैं और वापस से ग्रिल को कस देते हैं। ये दोनों अंदर आकर बहुत विभत्स हंसी हंसते हैं और कहते हैं, वह औरत बहुत उछल रही है, उसका काम आज रात को ही तमाम करना है। जो भी हमारे सामने आएगा आज कोई नहीं बचेगा। ये मेरी शिकायत करेगी, मुझे बदनाम करेगी, इसका नामो निशान हम आज इस दुनिया से मिटा के रख देंगे। दूसरा वाला बोलता है, मालिक क्या पूरे परिवार को मारना है? ये कहता है, नहीं मारना तो उस औरत और बच्ची को है, लेकिन जो भी हमारे सामने आएगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ऐसा बोलकर वह सीढ़ियों से ऊपर दुछत्ती की तरफ चल देते हैं। नवीन उनके पीछे पीछे भागता है। दोनों दुछत्ती में छुपकर बैठ जाते हैं। नवीन तेजी से नीचे उतरता है और बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। वह फिर से अपना मोबाइल देखता है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब नवीन समझ जाता है कि उसे यह लड़ाई खुद ही लड़नी है। उसके साथ में कोई ना था। इस तरह की परिस्थिति में वह पहली बार पड़ा था। वह ड्राइंग रूम में बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है उस परिवार के वापस आने का। रात के तकरीबन 8:30 बजे हंसता खेलता परिवार अंदर आता है। इस परिवार के साथ इस बार वह दोनों बच्चियां भी थीं जो उनके साथ चर्च गई थीं। शायद उनके दोस्त के बच्चे थे। सारा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाता है और कॉफी पीता है। नवीन कोशिश करता है कि वह किसी भी तरीके से उन्हें सावधान कर सके। उसके पास कुछ नहीं होता तो वह अपना मोबाइल ही सीढ़ियों से नीचे फेंकता है। खटपट की आवाज से परिवार का ध्यान एक बार उस ओर जरूर जाता है, लेकिन इतने शोरगुल हंसी मजाक में वह आवाज दब कर रह जाती है। दुछत्ती के अंदर बैठे वह दोनों बदमाश भी बिल्कुल अडिग बैठे रहते हैं। उन्हें भी कोई परवाह नहीं होती कि वह आवाज कहां से आई है।
उनका तो सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि रात ढलते ही इस परिवार का खात्मा करना। 10 जून सुबह के 2:03 बजे नवीन की आंख खुलती है। घर में हर तरफ सन्नाटा छाया था। नवीन देखता है कि वह सोफे पर बैठा बैठा ही सो गया था। तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। नवीन चौंक जाता है। उसका मोबाइल अचानक से काम करने लगा था। वह झट से अपना मोबाइल देखता है तो तारीख होती है 10 जून 2012। वह 100 साल आगे आ चुका था। पर उस रात क्या हुआ होगा? उस रात 12 बजे तक तो वह उसी घर में था। फिर कैसे वह अचानक से 100 साल आगे आ गया? तभी उसे सीढ़ियों पर किसी की आहट होती है। सीढ़ियों की आहट तेज होती है। तभी अचानक से जितने भी पैरानॉर्मल उपकरण उस घर में लगे होते हैं, सब में घंटी बजने लगती है और लाल बत्ती जलने लगती है। उसके सारे दोस्त निकल के ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। नवीन पसीने में तरबतर था। वह देखता है सीढ़ियों के ऊपर से वही दोनों आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए उतर रहे हैं। पर अब उनकी शक्ल सूरत में बहुत फर्क था। वे वैसे नहीं दिख रहे थे जैसे पहले दिखते थे। एक की आंख पूरी काली थी तो दूसरे की पूरी सफेद। ऐसा लग रहा था वे मनुष्य हैं ही नहीं। हाथ पर कटे फटे निशान, चमड़ी बिल्कुल सफेद और हाथ में पुरानी कुल्हाड़ी। तभी सुमित बाहर आता है और इधर उधर देखने लगता है। नवीन लगातार उन्हीं को देखा जा रहा था। सुमित नवीन से पूछता है कि वह किसे देख रहा है। नवीन जैसे सम्मोहित हो गया था। सुमित उसका हाथ पकड़ता है और उसे घसीटते हुए अंदर कमरे में ले जाता है। वह उसे कहता है कि वह अपने आप को भावनात्मक रूप से उन लोग से मत जोड़े, नहीं तो वह उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। वह गलती से भी उनकी आंखों में ना देखें, नहीं तो वह सम्मोहित हो जाएगा। लेकिन नवीन जैसे बावरा हो गया था। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वह फिर से ड्राइंग रूम में जाता है और उन दोनों पिजाचों के सामने खड़ा हो जाता है। वह एक टक उनकी आंखों में देखा जा रहा था, जैसे उसके लिए उन पर से आंखें हटा लेना संभव नहीं था। वह जोर जोर से चीख रहा था कि तुमने उस रात उन लोगों के साथ क्या किया? तुमने सबको मार डाला। उन प्यारे प्यारे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम एक शैतान नहीं हो, तुम शैतानों के शैतान हो। तुम्हें तो पाताल की गहराइयों में होना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी सुमित कहता है, इसमें गलती हमारी भी है। कल शाम को सूरज ढलने के बाद हमने इन शैतानों के बारे में बात की। हमने इन्हें याद किया, इनके द्वारा किए घृणित कृत्य के बारे में आपस में बातें की। तभी लगभग शाम के 7 बजे जब सूरज ढल चुका था, तब ये दोनों वापस आ गए 1100 साल के बाद। अब यह फिर से अपने पाप कर्म दोहराएंगे। तभी नवीन के हाथ पर एक कट्टे का निशान उभरता है। उसमें से खून बहने लगता है। सभी उसको देखकर चौंक जाते हैं। वे घबराने लगते हैं और नवीन के हाथ पर लगातार वार पर वार हो रहे थे। कोई उन्हें नहीं देख पा रहा था। तभी सुमित तेजी से अंदर गया और जल्दी से एक किताब लेकर आया। फिर वह कुछ मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगा। वह सब लड़कों को आवाज देता है और सबसे कहता है कि हमें एकजुट होकर इनका सामना करना पड़ेगा। उधर नवीन, जो कि जमीन पर गिर पड़ा था, उसके पैरों पर फिर से कटे के निशान उभरने लगते हैं और वह दर्द से कराहने लगता है। सुमित जोर जोर से सबके साथ मंत्र उच्चारण करता है और पानी के छींटे इधर उधर घर पर छिड़कने लगता है। जैसे जैसे वह पानी छिड़कता था, नवीन की चीखें और तेज हो जाती थीं। उसके बाव और गहरे होने लगते थे। सुमित समझ नहीं पा रहा था आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी वह अपने कमरे में जाता है और एक वैक्यूम पंप जैसा कुछ उपकरण लेकर आता है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर तेजी से मंत्र उच्चारण करने लगता है। वह उपकरण हवा को अपने अंदर जोरों से खींच रहा था और फिर सुमित अचानक से उस उपकरण का मुंह बंद कर देता है। मुंह बंद करने के बाद भी वह उपकरण इतनी तेजी से हिल रहा था जैसे कि कोई जीव अंदर फंस गया हो और छटपटा रहा हो बाहर निकलने के लिए। थोड़ी देर के लिए सुमित उस उपकरण को वैसे ही छोड़ देता है। उसके बाद उसे काले कपड़े में लपेटकर उसका मुंह कसकर बंद कर देता है और उसके सिर पर जोरों से लाल धागा लपेट देता है। वह सबसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द इसे गहरी जमीन के अंदर दबाना होगा, नहीं तो यह पिशाच अंदर से फिर निकल आएंगे। सारे लड़के मिलकर तहखाने में जाते हैं और जमीन खोदने में लग जाते हैं। काला कपड़ा जोरों से हिल रहा था। सुमित लगातार मंत्र उच्चारण करता जा रहा था। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ रहा था, सुमित की आंखों से खून निकलने लगता है। उसकी हालत बहुत खराब होने लगती है। सारे लड़के उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन वह अपना काम करते रहते हैं। सुमित की हालत खराब हो रही थी। उधर नवीन भी खून में लथपथ पड़ा था और वह बहुत कराह रहा था। उनकी चीखें सुनकर माली भाग कर आता है। इन सब की हालत देखकर वह भयभीत हो जाता है। इससे पहले इतना बड़ा हादसा कभी भी इस बंगले में नहीं हुआ। कई लोगों ने उसे बताया था कि उन्हें कुल्हाड़ी पकड़े हुए एक आदमी दिखाई देता है, लेकिन उसने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया था। न जाने आज ऐसा क्या हो गया।
माली जल्दी से पानी और कपड़ा लेकर आता है और नवीन के घाव पोंछने लगता है। उधर लड़के जल्दी जल्दी 10 से 12 फीट गहरा गड्ढा खोद लेते हैं। सुमित जल्दी से वह काले कपड़े में बंद उपकरण निकलता है और उसे जमीन के अंदर डालता है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे घर में भूकंप आ रहा है। पूरा घर ताश के पत्ते की तरह हिलने लगता है, लेकिन सुमित नहीं रुकता। सारे लड़के एकजुट होकर जल्दी जल्दी उस गड्ढे को बंद करते हैं। उसके बाद सुमित एक लोहे का कील उस पर गाड़ देता है। उसके बाद सब शांत हो जाता है। घर भी हिलना बंद हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुमित बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक कमरे में था। शायद वह उसी बंगले के कमरे में था। सुबह हो चुकी थी। 10 जून सुबह के 8 बज रहे थे। वह भयावह रात बीत चुकी थी। वह समझ सकता था कि उस रात इन दरिंदों ने उस मासूम परिवार पर क्या कहर ढाया होगा। उस परिवार का जो हाल इन दरिंदों ने किया था कि उसकी तस्वीरें तक सार्वजनिक नहीं की गई थी। उस घटना में एक दोषी 2 बार गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन शायद वह इतने ऊंचे ओहदे पर था कि वह आसानी से छूट गया था। सुमित बेचैन हो जाता है। वह नवीन के बारे में पूछता है। नवीन के पूरे बदन पर माली ने डॉक्टर बुलाकर पट्टियां करवा दी थीं और नवीन की दवाइयां चल रही थीं। नवीन को अब यह परवाह होती है कि क्या उन दोनों दरिंदों को कभी अपने पापों की सजा मिली भी कि नहीं। क्या उस रात वह कत्ल करके आजादी से घूम रहे थे? क्या उन दरिंदों ने ऐसे और भी कत्ल किए थे? जब तक वह बात जान नहीं जाएगा तब तक उसे चैन नहीं पड़ेगा। तब तक सुमित वहां आ जाता है। वह नवीन को इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वह नवीन से कहता है कि अब उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। उसकी चिंता व्यर्थ है। यह बात सच है कि उन दरिंदों ने सिर्फ उस परिवार का ही नहीं और भी कत्ल किए थे। सुमित यह बात जान सकता था। उसने जब उस रात उन दरिंदों को उस उपकरण के अंदर कैद किया था और वह मंत्र पढ़ था, तो उसकी आंखों के सामने वह सारा मंजर तैर रहा था जो उस रात हुआ था। किस दरिंदगी से इन लोगों ने उस परिवार को मारा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले कुछ महीनों में इन लोगों ने और कत्ल भी किए थे, लेकिन जो सजा ये भुगत रहे थे वह सजा शायद इंसान इन्हें नहीं दे सकते थे। कोई कानून नहीं दे सकता था। 100 साल से यह ऐसे जहन्नुम की आग में जल रहे थे कि इनका रोम रोम तड़प रहा था, और वह तड़प ऐसी थी, वह सजा ऐसी थी जिसकी माफी इस संसार में नहीं, उस संसार में भी नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।